हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, और इसमें हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग, और इसके आगे भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जिसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग को। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्रीदिंग रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी ब्रीदिंग का जो रेट है उसको इंक्रीज करेंगे या फिर ब्रीदिंग के रेट को डिक्रीज करेंगे। आया समझ में? तो सबसे पहले फैक्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे किसको? साइज को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अगर साइज इंक्रीज होता है तो ब्रीदिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी अगर साइज इंक्रीज करता है तो ब्रीदिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज। आया समझ में? क्या होगा? डिक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर हम क्या लेंगे? तो दूसरा फैक्टर लेंगे हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं तो ब्रीदिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पर हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, और वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरीके से समझो कि जब हम लोअर एल्टीट्यूड पर हैं यानी कि नीचे हैं, तो माना कि हमारे आसपास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनका अमाउंट कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। तो हमको पर ब्रीथ यानी कि जब हम एक बार सांस ले रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे? तो 100। ठीक है, ये यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि पर ब्रीथ हम 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है और आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आया समझ में? माना कि जब हम लोअर एल्टीट्यूड पर हैं तो वहाँ पर ब्रीथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी कितनी है? 100। लेकिन जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कम हो जाती है, और हम इसको मान लेते हैं कि ये बचती है 70। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी हमारे लिए कम हुई। किसकी? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की। आया समझ में? तो क्या होगा? पर ब्रीथ हमको ऑक्सीजन कम मिल पाएगी, लेकिन हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड अभी भी उतनी ही है। तो इस ऑक्सीजन डिमांड को कंपनसेट करने के लिए ब्रीदिंग रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिससे कि ब्रीदिंग रेट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम ऑक्सीजन इनहेल कर सकें। आया समझ में इतना? तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पर शिफ्ट करेंगे हम तो क्या होगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। ठीक है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। आया समझ में? अब तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है। एक्सरसाइज या फिर हाई एक्टिविटी। हाई एक्टिविटी। आया समझ में? तो जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर किसी हाई एक्टिविटी कंडीशन में है तो क्या होगा? हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए?
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो रहा होगा, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होंगी, ठीक है। और जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ही तेज़ी से होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिस्पांस में ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से होता है, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा। आया समझ में, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, ठीक है। फिर हम अपने फोर्थ फैक्टर पर चलेंगे। फोर्थ फैक्टर क्या होगा, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इंक्रीज, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया तो ये हमारी बॉडी के लिए कैसी कंडीशन है, हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल है। तो इसको बाहर निकालने के लिए ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होगा। आया समझ में, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। सेम चीज़ अगर हमारे ब्लड में H+ आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तब भी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। आया समझ में। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे जिनके रिस्पांस में ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। अब एक फैक्टर हमारा बचता है जो कि है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ब्रीदिंग रेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ह्यूमन कैसा है, थर्मो रेगुलेटरी एनिमल है, अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। आया समझ में। और होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मो रेगुलेशन के रिस्पॉन्स में क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। जो दूसरे एनिमल्स हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें डॉग्स का, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और तो क्या होता है, हम देखते हैं कि वो अपना माउथ ओपन करके बैठे रहते हैं। क्या करते हैं, ओपन करके बैठे रहते हैं, जिससे कि जो एक्सेस हीट है बॉडी के अंदर उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जा सके। आया समझ में। खुद का भी एग्जांपल लेके देखो, जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप कैसे करते हैं, तो ये क्या है, एक वेंटिलेशन रिस्पॉन्स है जो कि किसके अगेंस्ट में जनरेट हुआ है, थर्मो रेगुलेशन के अगेंस्ट में। आया समझ में। और इसका फंक्शन क्या है, बॉडी की एक्सेस हीट को बाहर निकालना, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी की एक्सेस हीट को बाहर निकालने के लिए थर्मो रेगुलेशन के रिस्पॉन्स में ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा। आया समझ में। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, ठीक है। तो ये हुए फैक्टर्स किसके, जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन। आया समझ में। अब एक पॉइंट ये है कि क्या ब्रीदिंग के ऊपर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल है, या फिर ऐसे ही फ्री कभी भी बढ़ रही है कभी भी घट रही है, या फिर किस एक कंट्रोल मैनर में हो रही है। तो इसका आंसर है कि इसके ऊपर हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है, ठीक है। एक होता है केमिकल कंट्रोल और दूसरा न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। केमिकल कंट्रोल क्या करेगा, हमारी बॉडी में यानी कि ब्लड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इसके लिए प्रेजेंट हैं कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। वो कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, जिसके रिस्पॉन्स में ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है और एक कंट्रोल्ड मैनर में ये प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। तो कंट्रोल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे केमिकल कंट्रोल के बारे में।
केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, केमिकल्स से बाइंड करने के लिए क्या होंगे? कीमो रिसेप्टर होंगे। क्या होगा? कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। और किसको सेंस करेंगे? टू सेंस कंसंट्रेशन of carbon dioxide and H plus ions। क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी का भी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ा तो क्या होगा? ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल कंडीशन होगी। आया समझ में? तो अब ये कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं किसको सेंस करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस को। और इनका कंसंट्रेशन कहाँ सेंस करेंगे? तो सेंस करेंगे ब्लड में, इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में सेंस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट तो हैं लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट हैं? कहाँ प्रेजेंट हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कीमो रिसेप्टर्स कहाँ हैं? तो ये हैं बॉडी के दो पार्ट्स में। पहले हैं CNS में, एंड CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और CNS के भी किस पार्ट में है? तो ये है ब्रेन में। कहाँ है? ब्रेन में कीमो रिसेप्टर्स। दूसरे कीमो रिसेप्टर्स कहाँ हैं? हार्ट में हैं। कहाँ हैं? हार्ट में। PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और कहाँ? हार्ट। ठीक है, हार्ट में क्या होगा? यहाँ पर दो जगह पर प्रेजेंट होंगे कीमो रिसेप्टर्स। हार्ट में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? तो हार्ट में प्रेजेंट होंगे कैरोटिड आर्टरी में और आयोटा में। कैरोटिड आर्टरी में और आयोटा में। कैरोटिड आर्टरी में जो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कैरोटिड बॉडीज। क्या बोलेंगे? कैरोटिड बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज। जबकि जो आयोटा में प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? आयोटिक बॉडीज। ठीक है, आयोटिक बॉडीज। ये हो गए कीमो रिसेप्टर्स जो कि कितनी जगह पर हैं? दो, एक ब्रेन में और दूसरे हार्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूरल कंट्रोल किस तरीके से होता है। केमिकल कंट्रोल का भी रिलेशन न्यूरल कंट्रोल से है। जैसे ही इसने सेंस किया किसको? कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को और H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो जब हार्ट में इन आयंस के कंसंट्रेशन को सेंस किया जाएगा तो हार्ट क्या खुद से कोई कंट्रोल करेगा? नहीं, हार्ट भी सिग्नल भेजता है कहाँ पर? ब्रेन में। आया समझ में? और यहाँ से कनेक्शन किसके साथ बनता है? न्यूरल कंट्रोल के साथ। समझ में आया? जो ब्रेन से कंट्रोल होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूरल कंट्रोल बोलेंगे, क्योंकि हार्ट खुद से कोई भी रेगुलेशन नहीं कर सकता। ये सिर्फ क्या कर सकता है? सेंस कर सकता है। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं और देखेंगे न्यूरल कंट्रोल किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे ब्रेन को। आया समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, न्यूरल कंट्रोल इज regulated by brain। और कौन सा पार्ट? हाइंड ब्रेन। आया समझ में? हाइंड ब्रेन में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले ध्यान देंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे
क्या हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन है उसके दो पार्ट्स लिखेंगे, उसके दो पार्ट्स लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे पॉन्स, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला। अब जो पॉन्स है उसमें दो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जबकि मेडुला में भी दो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। जो पॉन्स है उसमें दो सेंटर हैं, सबसे पहला न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। यहाँ पर दो पार्ट हो गए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा एपन्यूस्टिक सेंटर। आया समझ में? तो पॉन्स में कितने पार्ट हैं? दो, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इसको शट डाउन सेंटर और स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। शट डाउन सेंटर या फिर स्विच ऑफ सेंटर। आया समझ में? और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये क्या करता है? डिक्रीज करता है किसको? ड्यूरेशन एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथ। आया समझ में? तो यहाँ पर इसके बारे में हम नीचे लिखेंगे। पहले एपन्यूस्टिक सेंटर के बारे में बात करते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? तो ये करेगा डिक्रीज ऑफ द डेप्थ, डिक्रीज द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रीथ। आया समझ में? जो ब्रीथ है उसकी डेप्थ और ड्यूरेशन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि नाम क्या है? शट डाउन सेंटर या स्विच ऑफ सेंटर। आया समझ में? फिर दूसरा है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर का फंक्शन है इंक्रीज द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रीथ। इतना समझ में लगा सबको? अब आते हैं मेडुला। अब कहाँ पे आएंगे? मेडुला पे आएंगे। और मेडुला के अंदर भी दो रेस्पिरेटरी कंट्रोल ग्रुप हैं जिनको क्या बोल रहे हैं? VRG एंड DRG। VRG एंड DRG। VRG क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जबकि DRG क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? जो DRG है ये किससे कनेक्ट होता है? तो ये कनेक्ट होता है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, ठीक है। ये किससे कनेक्ट है? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से। जबकि जो VRG है ये किससे कनेक्ट है? इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल से। इंटरनल इंटरकोस्टल और किससे कनेक्ट है? एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि एब्डोमेन की मसल्स और नेक की मसल्स, दोनों को कलेक्टिवली
बोलेंगे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें इन चीज़ों पर, तो जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हमारी मसल्स हैं, उनका रोल किस में है? नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में। आया समझ में? जबकि जो इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, इनको हमने पढ़ा कि ये इन्वॉल्व होती हैं सिर्फ फोर्सफुल ब्रीदिंग में। किस में इन्वॉल्व होती हैं? फोर्सफुल ब्रीदिंग में। तो क्या हम ये कह सकते हैं, जब डीप ब्रीद हम लेंगे या डीप ब्रीद को बाहर रिलीज करेंगे, तो कौन एक्टिवेट होगा? VRG। ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में कौन काम कर रहा होगा? तो वो होगा DRG। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखो कि ये काम करता है नॉर्मल ब्रीदिंग में, जबकि जो VRG है ये काम करता है फोर्सफुल या फिर हाई लेवल ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जब इंक्रीज होगी ब्रीदिंग, फोर्सफुल या फिर इंक्रीज्ड ब्रीदिंग में। आया समझ में इतना? कहाँ से हो रहा है न्यूरल कंट्रोल? तो दो पार्ट्स हैं किसके? हाइंड ब्रेन के, पॉन्स एंड मेडुला। पॉन्स में है दो सेंटर, न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बोल रहे हैं शट डाउन सेंटर या फिर स्विच ऑफ सेंटर, और इसका फंक्शन हमने यहाँ लिखा, ये करता है डिक्रीज द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रीथ। ठीक है। क्या काम है इसका? डिक्रीज किए रखना, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में बनाए रखना। ज़्यादा अगर ज़रूरत नहीं है तो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज ना होने देना। आया समझ में? उसके अगेंस्ट में है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये क्या करता है? इंक्रीज द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रीथ। ये क्या कराएगा? इंक्रीज कराएगा। आया समझ में? इंक्रीज कराएगा। फिर हम आए मेडुला पे। मेडुला में दो ग्रुप्स हैं, VRG एंड DRG। VRG किससे कनेक्टेड है? इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल से, और ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए। आया समझ में? जबकि जो DRG है ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से। ठीक है। और ये मसल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए। आया समझ में इतना? अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सा सेंटर किसके पास कैसा सिग्नल भेजता है और किस तरीके से होता है न्यूरल कंट्रोल। आया समझ में? अब देखो, यहाँ पर देखो, ये हो गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये हो गया एपन्यूस्टिक सेंटर, और ये हो गया VRG, और ये हो गया DRG। आया समझ में? ये जो स्ट्रक्चर है ये है ब्रेन का पॉन्स और नीचे है मेडुला। आया समझ में? अब इधर देखो एक चीज़, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है क्या बोल रहे हैं? शट डाउन, यानी कि हमेशा नेगेटिव सिग्नल भेजेगा DRG पर कि तुम आराम से काम करो। ठीक है। अननेसेसरी ब्रीदिंग को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन हो गई किसकी? नॉर्मल रेस्पिरेशन की, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर DRG पर क्या भेज रहा है? नेगेटिव सिग्नल, और DRG किसको कंट्रोल किए हुए है? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को। ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है। ठीक है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस आई कि ब्रीदिंग को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है। हार्ट से सिग्नल आया कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा, या दूसरे जो फैक्टर्स थे उनमें से किसी एक फैक्टर ने क्या किया? इफेक्ट किया।
कौन एक्टिव हुआ? एपनेस्टिक सेंटर। कौन एक्टिव हुआ? एपनेस्टिक सेंटर। और एपनेस्टिक सेंटर भेजेगा पॉजिटिव सिग्नल। कैसा सिग्नल? पॉजिटिव सिग्नल। और एक्टिवेट होगा डीआरजी। अब डीआरजी भेजेगा सिग्नल किसको? वीआरजी को। कैसा? पॉजिटिव। आया समझ में? डीआरजी किसको सिग्नल भेज रहा है? वीआरजी को। वीआरजी को डायरेक्टली न्यूमोटैक्सिक या फिर एपनेस्टिक सेंटर से कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है। एपनेस्टिक सेंटर पहले डीआरजी को कहेगा कि हमें क्या करना है? रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाना है, और ये बताएंगे इनको। किसको? वीआरजी को। अब वीआरजी किसको कंट्रोल किए हुए हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। और इनकी एक्टिविटी को क्या करेगा? इनिशिएट करेगा, और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर ये एपनेस्टिक सेंटर है, ये न्यूमोटैक्सिक है। यहाँ पर ये देखो नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है। कहाँ? डीआरजी पर। आया समझ में? डीआरजी क्या करेगा? नॉर्मल ब्रीदिंग कराएगा। लेकिन जब एपनेस्टिक सेंटर पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा कहाँ? डीआरजी पर, तब ये डीआरजी पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा वीआरजी पर, और वीआरजी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की एक्टिविटी को इनिशिएट करेगा या फिर बढ़ाएगा, जिससे रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ेगी और डेप्थ भी बढ़ेगी। यानी कि आप तेज़ी से सांस लेने लगेंगे और ज़्यादा अमाउंट में एयर इनहेल करने लगेंगे। आया समझ में? क्लियर है सबको? फिर से एक बार बताते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए, और एपनेस्टिक सेंटर जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करना हो। ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक बार ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया तो क्या हमेशा इंक्रीज रहता है? बढ़ता ही जाता है? लंग्स फूलते ही चले जाते हैं, एक टाइम पे फट जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए लंग्स में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है। ये जो हमारे लंग्स हैं, जब वीआरजी से आया सिग्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स ने बहुत ही तेज़ी से काम करना शुरू किया, लंग्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या किया? एक्सपैंड किया। आया समझ में? एयर का अमाउंट बहुत ज़्यादा आने लगा, और उसके बाद क्या हुआ? लंग्स पे पड़ा स्ट्रेच। क्या पड़ा? स्ट्रेच पड़ा। और स्ट्रेच को सेंस करने वाले रिसेप्टर होंगे कहाँ? लंग्स में। कहाँ होंगे? लंग्स में, जिनको बोलेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर। अब स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे? अब कहेंगे भैया डीआरजी बस करो, हो गया, अब वीआरजी को कंट्रोल करना पॉजिटिवली बंद करो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर आ रही है, फेफड़े फट जाएंगे। तब ये वापस नेगेटिव फीडबैक भेजता है डीआरजी पर। आया समझ में? अब डीआरजी वापस नेगेटिव फीडबैक वीआरजी पर, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को सप्रेस। आया समझ में? तो ये है एक टाइप का रिफ्लेक्स। ये क्या है? एक टाइप का रिफ्लेक्स है जो कि क्या करेगा? जो लंग्स हैं उनको बस्ट होने से बचाएगा, क्योंकि लगातार अगर एक्सपैंड करते रहे तो क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे फेफड़े। तो ये है एक रिफ्लेक्स, और इसको बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ठीक है। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। और हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या करेगा? आपके फेफड़ों को बस्ट होने से बचाएगा। प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ लंग्स। आया समझ में? कितने कोऑर्डिनेटेड मैनर में सारे फंक्शंस हो रहे हैं, और कितना टाइट कंट्रोल है हमारे ब्रेन का किस पर? रेट ऑफ ब्रीदिंग पर। आया समझ में सबको?
ठीक है। तो अब हमने क्या कंप्लीट किया, तो अब हमने कंप्लीट किया कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। समझ पा रहे हो कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में इनहेल कर रहे हैं और लंग्स के बाहर एक्सहेल कर रहे हैं। आया समझ में? तो सबसे पहला वॉल्यूम है हमारा टाइडल वॉल्यूम। कौन सा है? टाइडल वॉल्यूम। अब देखो, तुम नॉर्मल कंडीशन में हो। तुम कैसे हो? नॉर्मल कंडीशन में आराम से बैठे हो, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारे लंग्स में एंटर करता है और लंग से बाहर जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं लगाना है। नॉर्मली जितनी ऑक्सीजन या अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर रहे हैं और जितनी अमाउंट ऑफ एयर लंग से बाहर जा रही है, बट इन नॉर्मल कंडीशन। आया समझ में? उसको क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर that enter in lungs or amount of air that exit from lungs। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इनहेल, amount of air that we exhale in normal breathing, in normal breathing। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। और इसका अमाउंट कितना होता है? तो अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। 500 ml। आया समझ में? अब नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात आ गई रिजर्व होने की। ठीक है, बात आ गई रिजर्व होने की, सीरियस होने की बात आ गई। यानी एक बार में हम कितनी एयर खींच सकते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में समझो बच्चों। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल में हम टाइडल वॉल्यूम को ही इनहेल कर रहे हैं, लेकिन टाइडल वॉल्यूम तो हमने नॉर्मली इनहेल किया, वो 500 ml नॉर्मली हमारे लंग्स में गया। उसके बाद फोर्स लगा के कितना और अमाउंट ऑफ एयर हम खींच सकते हैं, यानी 500 ml को अंदर खींचने के बाद हमारी कितनी क्षमता है और अमाउंट ऑफ एयर को अपने लंग्स में खींचने की, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आया समझ में? यानी टाइडल वॉल्यूम को फिल करने के बाद कितना वॉल्यूम और हम एयर का अपने लंग्स में खींच सकते हैं, यानी इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम। आया समझ में? टाइडल वॉल्यूम को भरने के बाद अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद अमाउंट ऑफ एयर वी कैन ब्रीद इन, यानी कि हमारी क्या क्षमता है। अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम वी कैन ब्रीथ इन। ओके, ब्रीद इन मतलब
इनहेल करना, यानी कि टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml था, उसके बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर अभी और लंग्स में खींच सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं IRV। यहाँ पर भी लिख लो TV। ओके, IRV का अमाउंट कितना होता है? 2.5 से 3 लीटर। ठीक है, देखो फोर्सफुली कितना अमाउंट ऑफ एयर खींच सकते हो, आया समझ में? 500 ml तो नॉर्मल ही जा रहा है, लेकिन आप कैसे हो गए? रिजर्व हो गए। रिजर्व मतलब सीरियस हो गए और बोले कि अभी मैं चेक करूँगा कि अभी मैं कितना अमाउंट ऑफ एयर और ज़्यादा खींच सकता हूँ। यहाँ से कनेक्ट कर लोगे, आया समझ में? तो वो हो जाएगा 2.5 से 3 लीटर। ठीक है, और इन्हीं को सम करके हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनती हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट आया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी में हमने देखा कि हमारी कैपेसिटी क्या है? खींचने की। तो एक्सपिरेटरी में क्या देखेंगे? कैपेसिटी बाहर छोड़ने की। आया समझ में? यानी एक्सहेलेशन की कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पर भी ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम में हमने क्या लिखा? एंटर इन लंग और एग्जिट फ्रॉम लंग। ठीक है, तो जो नॉर्मल एयर हम बाहर छोड़ रहे हैं, जो कि कितनी है? 500 ml है, उसके बाद फोर्स लगाकर हम कितना अमाउंट ऑफ एयर और बाहर छोड़ सकते हैं? ठीक है, और बाहर छोड़ सकते हैं, तो उसको बोल देंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, रिजर्व मतलब तुम सीरियस हो चुके हो और तुम कह रहे हो कि आज मैं चेक करके रहूँगा कि टाइडल वॉल्यूम के बाद मैं कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर रिलीज कर सकता हूँ। आया समझ में? तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर, लेकिन फिर से आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, यानी 500 ml के बाद, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी कैन ब्रीथ आउट। ठीक है, वी कैन ब्रीथ आउट। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है। जब हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम चेक करेंगे तो उससे पहले जो इंस्पिरेशन किया है, मतलब जो हवा खींची है, वो कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में एक कंडीशन लिखो, बट व्हेन इंस्पिरेशन वॉज नॉर्मल। ठीक है, जब इंस्पिरेशन तो नॉर्मल किया था, आराम से एक्सपायर किया 500 ml, उसके बाद लगाया फोर्स और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाला, तो क्या बोल दिया? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और इसको बोलते हैं ERV, और इसका अमाउंट होता है लगभग 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर, या फिर कभी कभी ये 1.2 लीटर के आसपास भी देखने को मिलता है। आया समझ में? ये तीनों वॉल्यूम्स समझ में आए। अब चौथा वॉल्यूम हमारा कौन सा है? रेसिडुअल वॉल्यूम। कौन सा है? रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कैसा है? बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही ढीठ प्रवृत्ति का है। ये बोलता है तुम कुछ भी कर लो, ERV IRV टाइडल, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है। और ये क्या कहता है? मैं तुम्हारे लंग्स से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है,
तो ये है अमाउंट ऑफ एयर जो रह जाता है हमारे लंग्स में, चाहे कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स यानी कि रह जाता है इनसाइड लंग्स, और कब? इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि कितना भी फोर्सफुली हवा बाहर निकाल दो, इतना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बचेगा ही बचेगा। आया समझ में? इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आया समझ में? तो ये कैसा है? जिद्दी है और बहुत ही ढीठ प्रवृत्ति का है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट को कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि अगर रेसिडुअल वॉल्यूम ना होता, यानी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना होता कि ये वॉल्यूम लंग्स में रहेगा, तो क्या होता? अगर एल्वियोलाई पूरे खाली हो जाते तो आपस में चिपक ना जाते मेरे बच्चों, है ना? तो यहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम को लिखेंगे RV, और इसका अमाउंट कितना होता है? 1200 ml। ठीक है, 1200 ml, यानी कि जो 1200 ml एयर है ये हमेशा हमारे लंग्स में रह जाती है, चाहे आप कितना भी बाबा रामदेव बन जाएं। अब देखो, ये हुए हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब एक दूसरा पॉइंट है, दूसरा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अब कैपेसिटीज़ के केस में क्या होगा? इन्हीं वॉल्यूम्स को सम करेंगे। ठीक है, इन्हीं वॉल्यूम्स को सम करेंगे और वहाँ पर चेक करेंगे अपनी लंग्स की क्षमता को, यानी कैपेसिटी को। आया समझ में? बिल्कुल अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं वॉल्यूम्स को सम करके हम निकाल लेते हैं क्या? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर करेंगे IC। ठीक है, IC। ठीक है, अब सुनो, जब हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा? आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम और IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाल लेंगे? फिर से सुनो, कैपेसिटी मतलब लंग्स की क्षमता, और क्षमता तो उतनी ही ना कि टाइडल वॉल्यूम भर लेंगे और उसके बाद IRV भर लेंगे। क्या इससे ज़्यादा भी भर पाओगे? नहीं। तो क्षमता इतनी ही है कि सिर्फ टाइडल वॉल्यूम और IRV। आया समझ में? तो यहाँ पर इसके बारे में लिखो, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन ब्रीथ इन। और टोटल में क्या हो गया? पहले टाइडल भरा था तो यहाँ पर लिखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो सबसे पहले क्या भरा था तुमने? टाइडल भरा था, यानी यहाँ पर होगा TV, और प्लस तुमने क्या खींचा था? IRV, यानी IRV। और इन दोनों की वैल्यूज़ जो हमने पीछे देखी उनको सम करो ज़रा। TV कितना था? 500 ml, और IRV 2.5 से 3 लीटर। आया समझ में? तो यहाँ पर जब इन दोनों की वैल्यूज़ को सम करोगे तो ये आ जाएगा 3 से 3.5 लीटर। आया समझ में? 3 से 3.5 लीटर। ठीक है, देखो
2.5 में जब 500 ml ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में जब 500 ml करोगे तो कितना हो जाएगा 3.5। आ गया ना। टाइडल वॉल्यूम और IRV को सम किया तो टोटल कैपेसिटी निकल आई किसकी, इंस्पिरेशन की। सेम केस यहाँ पर होगा, जब टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को सम करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। देखो यहाँ पर देखो, अब बात आ गई किसकी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात आ गई। अब जब एक्सपिरेशन पढ़ रहे थे तो क्या कहा हमने कि टाइडल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर जो हम नॉर्मली बाहर निकाल रहे हैं, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो उसके बाद हम फोर्सफुली निकाल रहे हैं। इसके अलावा भी तुम निकाल सकते हो, नहीं, इसके अलावा बाहर नहीं निकाल सकते। तो टोटल इतनी ही एयर है जो हम फोर्स लगा कर भी अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, और यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन ब्रीथ आउट, यानी बात किसकी हो रही है, एक्सपायरेशन की। आया समझ में इतना। अब देखो पिछले पे फिर चलेंगे। देखो यहाँ पर कंडीशन थी बट व्हेन इंस्पिरेशन वाज नॉर्मल, तो यहाँ पर जब हम कैपेसिटी की बात करेंगे तब भी इस कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पर भी अप्लाई करना है, और हम लिखेंगे बट व्हेन इंस्पिरेशन वाज नॉर्मल। ये कंडीशन लिखना ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे इसका कनेक्शन आपको बताएंगे कि कैसे ये बदल जाएगा दूसरी कैपेसिटी में अगर इंस्पिरेशन नॉर्मल नहीं हुआ। आया समझ में। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और इसका फॉर्मूला पहले क्या रिलीज़ किया, तो पहले रिलीज़ किया टीवी, ठीक है, और उसके बाद फोर्सफुली क्या रिलीज़ किया, तो फोर्सफुली रिलीज़ किया ERV। आया समझ में, यानी कि टाइडल वॉल्यूम और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका अमाउंट हो गया 1.5 लीटर। कैसे हो गया, तो देखो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में 500 ml ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 लीटर। तो आ गया ना एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन को याद रखोगे कि इंस्पिरेशन कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आई एक नई कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। अब यहीं पर ये कंडीशन अप्लाई होगी बच्चों कि यहाँ पर इंस्पिरेशन भी नॉर्मल नहीं होगा। क्या होगा, इंस्पिरेशन नॉर्मल नहीं होगा। यहाँ पर इंस्पिरेशन भी कैसा होगा, फोर्सफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लिखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, बट जब इंस्पिरेशन भी कैसा हो, फोर्सफुल हो। आया समझ में। तो देखो सेम इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन ब्रीथ आउट। अब देखो इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क है नहीं है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन ब्रीथ आउट, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन ब्रीथ आउट। अब देखो
बट व्हेन इंस्पिरेशन वाज नॉर्मल, नहीं, अगर इंस्पिरेशन यहाँ पर नॉर्मल ना हो, इंस्पिरेशन भी फोर्सफुल हो, तो ये बन जाएगी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर a forceful इंस्पिरेशन। बस इतना सा ही फ़र्क है किसमें, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में और वाइटल कैपेसिटी में। आया समझ में? वाइटल कैपेसिटी में एक्सपायर करने से पहले हमको हवा खींचनी भी पड़ेगी। कैसे? फोर्सफुल। अब देखो बिल्कुल इसके सेम है ना, तो फॉर्मूला सेम लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी और फॉर्मूला एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के जैसा लिखेंगे पहले। ठीक है, इज इक्वल टू टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस ERV। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंस्पायरेशन था वो नॉर्मल था, तो उस कैपेसिटी को हमने नहीं जोड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फिर बैक चलते हैं, और जब इंस्पिरेशन फोर्सफुल था तो क्या बोला हमने उसको, IRV बोला। क्या बोला? IRV। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इंस्पिरेशन फोर्सफुल है, तो यहाँ पर हम IRV को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आया समझ में? बिल्कुल सेम है फॉर्मूला, सबसे पहले इसके जैसा ही लिखना है। दोनों की डेफिनेशन पहले इतनी सेम लिखनी है। यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको याद रखना है कि यहाँ पर इंस्पिरेशन नॉर्मल होगा, जबकि वाइटल कैपेसिटी में इंस्पिरेशन भी कैसा होगा, फोर्सफुल होगा। टीवी ERV, लेकिन इंस्पिरेशन फोर्सफुल था तो लिख दिया प्लस IRV। आया समझ में? ठीक है, और इसका अमाउंट होता है 3.5 से 5 लीटर। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी 3.5 से 5 लीटर तक हो सकती है। आया समझ में? अब है टोटल लंग कैपेसिटी, और इसको तुम याद रखोगे कि इसका अमाउंट कितना होता है, तो इसका अमाउंट होता है 6 लीटर। ठीक, अब है डेड स्पेस, मरी हुई हवा नहीं, ऐसी एयर जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, जब आपने एयर को इनहेल किया तो जो कंडक्टिंग जोन था वहाँ से होती हुई कहाँ पहुँची, एल्वियोलाई में पहुँची। तो क्या कंडक्टिंग जोन के अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी? यानी नेज़ल पैसेज में भी एयर है, ट्रैकिया में भी एयर है, ब्रोंकाई में भी है, ब्रोंकियोल्स में भी है। तो इन सब जगह पर यानी कि कंडक्टिंग जोन में जो एयर प्रेजेंट है, जो क्या कर रही है, गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, और जो इंसान किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, डेड स्पेस। आया समझ में? तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट लिखेंगे, एयर प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग जोन। ठीक, जो एयर कंडक्टिंग जोन में है उसको क्या बोल दिया, डेड स्पेस बोल दिया। ठीक है, और इसका अमाउंट कितना, तो डेड स्पेस में प्रेजेंट एयर का अमाउंट होता है 1.5 लीटर। क्लियर है इतना सबको? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ दोनों बहुत ही इजी हैं, बस दोनों को आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, और इनको रटने से ये कभी भी याद नहीं होते हैं। आप इनको फील करो कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लिया, इसके बाद हमने अपनी कैपेसिटी चेक की कि कितना अमाउंट ऑफ एयर और खींच सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, IRV।
नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम रिलीज किया। इसके बाद कैपेसिटी चेक की कि कितना अमाउंट ऑफ एयर और बाहर छोड़ सकते हैं, क्या हो गया ERV। और इन्हीं सारे वॉल्यूम्स को आपस में सम कर दोगे तो निकल आएगी आपके लंग्स की कैपेसिटी यानी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। आया समझ में? बहुत ही इजी है और एक दूसरे से कनेक्ट करके खुद के ऊपर अप्लाई करके तुम इसे इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तुमने क्या किया, एयर इनहेल तो कर ली, ठीक है, उधर टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बन रही है, ऑक्सीजन बाहर से आ रही है। इन दोनों का क्या होना है, एक्सचेंज। बॉडी से बाहर फेंकना है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और अंदर लेकर आना है किसको, ऑक्सीजन को। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर ये है हमारा एल्वियोलस। एल्वियोलस मतलब एक एल्वियोलाई, ठीक है, ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। ठीक है, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये है एल्वियोलाई, और ये है पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरीज। और इन दोनों में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, फिर ये देखो पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमैटिक वेन, इसमें कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, और ये है टिश्यूज जो क्या बना रहे हैं, जो बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में? तो अब देखो ऑक्सीजन ये है इंस्पायर्ड एयर यानी कि अंदर आने वाली एयर। ठीक है, तो ये होगी हमारी ऑक्सीजन। एक्सपायर्ड एयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हुआ ना एक्सचेंज, इधर गई और ये बाहर गई, तो ये हुआ पहला एक्सचेंज। क्या हुआ, पहला एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर आई, अब यहाँ पर इसने मारी एंट्री, रुको यहाँ पे, इसने मारी एंट्री, तो पहला एक्सचेंज कहाँ होगा, पहला एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में, यहाँ पे नहीं, पहला एक्सचेंज यहाँ पे होगा। कहाँ पे, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में। जो ऑक्सीजन यहाँ से क्या आ रहा है, ये O2 होगा यार, O2 जाएगा ब्लड में, और ये CO2 एल्वियोलाई में। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ आ गया, ब्लड वेसल में, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ दिया, एल्वियोलाई में। वापस जाने के लिए अब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करती हुई पहुंची सबसे पहले हार्ट में, और हार्ट के बाद कहाँ पहुंचती है, टिश्यूज़ के पास। कहाँ पहुंचती है, टिश्यूज़ के पास, और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में भेज दिया जाता है। और टिश्यूज़ क्या कर रहे थे, टिश्यूज़ कर रहे थे मेटाबॉलिज्म और रिलीज कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ कर दिया किसमें, ब्लड में। ठीक है, तो दूसरा एक्सचेंज कहाँ हुआ, यहाँ पर टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स के बीच में। पहला एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में, दूसरा एक्सचेंज टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में। आया समझ में? ऑक्सीजन अंदर आएगी, फिर ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, इधर से पहुंचते हुए टिश्यू के पास पहुंच गई, यहाँ बनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड में आई, और फिर टिश्यूज़ के पास होते, ये हार्ट के पास होते हुए कहाँ पहुंच गई, एल्वियोलाई में। आया समझ में इतना? ये हुआ गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर फर्स्ट एक्सचेंज होगा, फर्स्ट एक्सचेंज, और यहाँ होगा सेकेंड एक्सचेंज। एक्सचेंज इतना समझ में लगा?
अब यहाँ पर एक पाथवे बनाएंगे कि ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर से चली और टिश्यूज़ तक पहुँची तो किन किन रास्तों से होके गई और धीरे धीरे उसका पार्शियल प्रेशर किस तरीके से कम होता गया। तो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से तुम ये डायग्राम बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। आया समझ में? तो चलो यहाँ पर बनाते हैं एक प्यारा सा फ्लो चार्ट। सबसे पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में थी। कहाँ थी? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में PO2 कितना होता है? तो ये होता है 159 mmHg। 159 mmHg। फिर एटमॉस्फेयर से कहाँ आए? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आई, तो यहाँ पर एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में PO2 कितना? तो यहाँ पर देखो 104 mmHg। ठीक है। एल्वियोलाई से कहाँ चलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना होगा? तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 है 95 mmHg। PO2 95 mmHg। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पहुँचते हैं? टिश्यूज़ में। ठीक है, कहाँ पहुँचते हैं? टिश्यूज़ में। अब ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास पहुँच चुकी है और यहाँ पर PO2 कितना होगा? तो ये होगा 40। कितना होगा? 40 टिश्यू। और यहाँ पर PO2 है 40 mmHg। और यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी कि PO2 कितना होगा? 40 mmHg। आया समझ में? इसको आप बार बार रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्या होगा? आप ये डायग्राम आसानी से बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, या फिर इसको आसानी से याद कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आया समझ में? देखो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से चलेगी? तो वो चलेगी टिश्यूज़ से, क्योंकि बन कहाँ रही है? टिश्यूज़ में, इन द रिस्पॉन्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे टिश्यूज़ से। अब देखो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? तो ये है 45 mmHg। टिश्यूज़ से चले और फिर टिश्यूज़ से कहाँ पहुँचेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कहाँ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आया समझ में? और यहाँ पर PCO2 कितना होगा? देखो ये जा रही है, यहाँ पर भी कितना है? 45 है। 45 mmHg। अब डीऑक्सीजनेटेड से कहाँ पहुँचेगी कार्बन डाइऑक्साइड? एल्वियोलाई में। ठीक है, कहाँ पहुँचेगी? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई। और यहाँ पर PCO2 देखो कितना है? 40 mmHg। आया समझ में? 40 mmHg। ठीक है, अब एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाएगी। आया समझ में? तो इसके बाद कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में PCO2 0.3 mmHg।
इतना समझ में लगा सबको? ठीक है, इसको याद रखोगे कि जो गैसियस एक्सचेंज था वो दो जगह पे हो रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करो इसमें कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पहला गैसियस एक्सचेंज कहाँ होगा। एटमॉस्फेयर में थी, एल्वियोलाई में आई, और जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गई, जब एल्वियोलाई से कहाँ गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गई, तो ब्लड कैपिलरी में एंटर किया ना, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीजन का फास्ट एक्सचेंज। और किसके साथ होगा, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहुंची और कहाँ गई, टिश्यूज़ में। तो जब ब्लड कैपिलरी से निकल के टिश्यूज़ में गई क्या, ऑक्सीजन, तो यहाँ हुआ सेकेंड एक्सचेंज। आया समझ में? आया समझ में? यहाँ क्या हुआ, सेकेंड एक्सचेंज विद द रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका फॉर्मेशन हुआ टिश्यूज़ में, और टिश्यूज से जब निकल के कहाँ आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई, यानी कि ब्लड कैपिलरी में आई, तो यहाँ हुआ फास्ट एक्सचेंज। और किसके साथ, तो ये होगा ऑक्सीजन के साथ। आया समझ में? और जब ये ब्लड लेकर के कहाँ पहुँचे, लंग्स में पहुँचे, तो ये ब्लड से निकल के कहाँ गई, एल्वियोलाई में गई, और यहाँ हुआ सेकेंड एक्सचेंज। क्या हुआ, सेकेंड एक्सचेंज। और ये भी किसके साथ हुआ, एल्वियोलाई। आया समझ में सबको इतना? ठीक है, तो इस तरीके से तुम बार बार इसको प्रैक्टिस करके इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, और हम लोगों ने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज के बारे में, और इनके सभी के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए और रिवीजन करिए। थैंक यू।